साल का मैट्रिक लेके आए थे, 3 साल का या 2 साल का नहीं लेके आए थे। 5 साल के बाद ये फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई। पिछले 3 महीने में तेल दुगना हो गया, कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई। जब तेल महंगा होता है सब कुछ महंगा होता है। पाकिस्तान इसी दुनिया में है, कोई आसमान में तो नहीं है, तो इसका हमें भी असर होना था। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। कल भी तकरीर में कहा कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप काबीना के लोगों से हाथ कैसे मिला? ये बात सिर्फ एक घटिया और कमजोर आदमी कर सकता है जो हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। हुकूमत ने रात गए 8 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, जिसकी वजह से आज से ये इम्प्लीमेंट हमें नजर आ रहा है होता हुआ, और तमाम जो अशिया खोरोनोश की चीजें हैं उनमें अच्छा खासा हाइक देखने में आ रहा है। कीमतें बढ़ गई हैं, कीमतें आसमानों को छू रही हैं। इस वक्त महंगाई, वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल कह रहे हैं कि आलमी मसला है, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस तरह से महंगाई नहीं हुई है जैसे पाकिस्तान में हुई है। दूसरी पूरी दुनिया में बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं। सबसे पहला फैक्टर एक तरह से डिमांड सप्लाई का भी है। डिमांड सप्लाई वाला रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता है, बिकॉज कोरोना के दौरान यहाँ पे उस तरह से पाकिस्तान शट डाउन नहीं हुआ, लेकिन दुनिया ने वर्स्ट शट डाउन का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इंडिया की बात की जाए, 4.3% वहां पे इन्फ्लेशन रेट है इस वक्त, जबकि पाकिस्तान में 9% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट। और इस हफ्ते की महंगाई का रेट अगर निकाला जाए तो वो 14.31% आ रहा है। इसी तरह से अमेरिका की बहुत दफा एग्जांपल देते नजर आए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन वहां पर भी 5% है, और वो भी अभी पिछले हफ्ते वहां पर इससे भी कम था। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चीनी 160 रुपए फी किलो क्रॉस कर गई है। ये कभी भी उस तरह से नहीं हुआ है। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि पिछले महीने और में कोई 115 रुपए फी किलो थी चीनी, लेकिन अभी 160 रुपए किलो से भी चीनी बढ़ गई। दूसरी तरफ मिलर्स को कहा जा रहा है कि आप क्रशिंग शुरू करें, वो ये बात मानने की हुकूमत को तैयार नहीं है। बुध वाले रोज वज़ीर-ए-आज़म ने एक पैकेज भी दिया, 120 अरब रुपए का पैकेज था। बताया गया 13 करोड़ लोगों को रिलीफ पहुंचेगा, लेकिन जब कैलकुलेट किया गया इस पैकेज को तो 5 रुपए फी फर्द रोजाना बनते हैं जो रिलीफ हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज अटक में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं तो 5 साल का मैंडेट लेकर आया हूं, तो 5 साल के बाद मुझसे पूछा जाए कि गुर्बत में कमी आई या नहीं आई। जबकि जब वो अपोजिशन में थे, हुकूमत में आने से पहले वो दावे करते थे कि जी मैं 100 दिन में गुर्बत खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन उसमें एक भी दावे में हमें अभी तक सच्चाई नजर नहीं आती है। दूसरी जानिब एक और भी बात कही है उन्होंने कहा कि मैं अरबों रुपए के स्कैंडल्स में जो मुलव्वस हैं अपोजिशन लीडर्स, उनसे हाथ मिलाना नहीं पसंद करता। दैट मीन्स कि मैं ये कह दूं या ये एक्सेप्ट कर लूं या ये तासुर दे दूं कि करप्शन करने में कोई आर नहीं है, इसलिए मैं हाथ में लाना पसंद नहीं करता हूं अपोजिशन लीडर्स है जिनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन के केसेस है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उसको रिस्पॉन्ड किए, रिबटल देते हुए उन्होंने कहा कि अगर चोरों से आप हाथ नहीं मिलाते तो काबीना के अफराद से हाथ कैसे मिला लेते हैं। इस पर भी बात करेंगे। अपोजिशन रहनुमाओं के आपस में राबते हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब से बात हुई है, मौलाना फजलुर रहमान की अख्तर मैंगल साहब से और दीगर जो पीडीएम के रहनुमा उनसे बात हुई है। तो अब ये देखना है कि महंगाई पर अपोजिशन किस तरह से रिएक्ट करती है। बहरहाल आज हमने कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों ऐवानों में देखा कि अपोजिशन ने एहतजाज किया, लेकिन अब ये एहतजाज सड़कों पर भी हमें ट्रांसलेट होता नजर आएगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। आज के शो में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे जनाब मोहतरम अमजद न्याजी साहब, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सेनेटर बहरामन तंगी साहब। आज आपने उनको देखा था साइकिल पर ये सेनेट में पहुंचे और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। और डॉक्टर निसार चीमा साहब MNA है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। अमजद न्याजी साहब, चूंकि इंट्रोडक्शन ऐसा है तो मैं चाहता हूं कि आपका पहले सबसे जवाब आना चाहिए। महंगाई का मसला क्यों है, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मितला साहब, पहली बात तो ये है कि कौन नहीं कंट्रोल करना चाह रहा। गवर्नमेंट अपनी पूरी शदोमत से इसी काम के लिए लगी हुई है कि हम हर सूरत में
इन्फ्लेशन को कम करना है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है पूरी तरह के कि अशाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो ऊपर की तरफ कम ही जाए। हाँ, बहुत सारे आपको दरमियान में मसाइल भी हैं, जैसे कि आपने चीनी का भी हवाला दिया अपने इब्तदाइया में, तो आपके इल्म में है कि 2 मिलों को सील किया गया, बेइंतहा को 40 अरब रुपए के करीब जो है वो जुर्माना किया, वो कोर्ट में चले गए। अब हमें देखिए गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, लेकिन कार्टल्स भी अपना हाथ दिखा रहे हैं। अभी हमें मीडिया के साथ हम समझते हैं और पब्लिक जो है इसके ऊपर आवाज जानी चाहिए कि ऐसे लोग जो इस मुश्किल वक्त में भी अपनी आवाम को, जो लोगों को, ठीक है वो तिजारत करें लेकिन लोगों के साथ जुल्म न करें, गवर्नमेंट अपना पूरा किरदार अदा करेगी। दूसरी बात है कि आज भी देखें कि वेजिटेबल्स की जो कीमतें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह भी मुनासिब दाम में है बिल्कुल। उसके बाद जो आपने कहा कि आटा के ऊपर जो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट जो है वो भी साहब, सब्जी तो आजकल मैं अपने घर की लेने जा रहा हूँ, बिल्कुल मुनासिब रेट्स पर सब्जियां भी नहीं है। आपको इस वक्त जो है आप रेट बता दें, क्या रेट है इस वक्त आप जो गए हैं? देखें न्याजी साहब, भिंडी 100 रुपए से जायद पर किलो मिल रही है। जी जी बोले, जी बोले। भिंडी तो अभी तो आई नहीं है भाईजान, अभी जी तो मैं मार्केट में आई भिंडी, नहीं है। करेले, आलू, प्याज, सारी चीजें महंगी है सर। मेतला साहब, भिंडी तो आपको पता है भिंडी कौन से मौसम का अपना सब्जी है? वो तो गर्मी मैंने आज भिंडी पकवाई है न्याजी साहब। अब आप हमारे खानों पर भी पाबंदी लगा दें कि कौन सी सब्जी हम खा सकते हैं, कौन सी नहीं खा सकते। गाड़ियां शाड़ियां तो हमने पहले ही खड़ी कर दी हैं। मतलब अच्छा बात तो सुन लेना, एक तो बात सुन। देखिए भिंडी आप जब स्पेशल टनल्स वाली खाएंगे तो टनल्स वाली का तो और रेट है, लेकिन इस वक्त भिंडी है नहीं मार्केट। मैं खुद सब्जियां थोड़ी बहुत उगाता हूँ घर के लिए भी। तो बात यह है कि दूसरी बात, हम ये नहीं कह रहे कि महंगाई नहीं है। पहली बात तो यह है कि हम इनकार नहीं कर रहे, हमें मालूम है कि मुश्किल में है और हम मुश्किलात के बारे में भी जानते हैं। इसीलिए हमने एक रिलीफ पैकेज दिया, एहसास कफालत प्रोग्राम दिया, एहसास प्रोग्राम दिया, एक बड़ा पैकेज जो नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उसके बाद नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सही है न्याज़ साहब, आपने बहुत सारे रिलीफ के पैकेजेस दिए। लेकिन मुझे बताइए कि ऑन ग्राउंड इसका कोई ऐसा आउटपुट नहीं आ रहा है। महंगाई में कमी क्यों नहीं आ रही है? सवाल आम आदमी का ये है। वो कहते हैं दाल लेने जाते हैं तो वो 50% बड़ी होती है, अगर चीनी लेने जाते हैं तो वो 50-60% बड़ी होती है। इसी तरह से बाकी चीजें लेने जाते हैं। मैक्सिमम दालें आपकी कहाँ से आती हैं? आप देख लें, दालें आपकी मोस्टली जो है इम्पोर्ट होके आती है, एक्सपोर्ट तो नहीं करते ना, आप इम्पोर्ट ही करते हैं। तो ये चीनी तो हम खुद बना रहे हैं, चीनी तो एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो भी 160 रुपए फी किलो मिल रही है। इसलिए मैं को मेतला साहब, तो मैंने बता दिया ना कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, अब कोर्ट्स ने आगे से स्टे दे दिया। नहीं तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद चीनी महंगी हो गई, नापैद हो गई। हाँ तो कार्टेल्स अपना काम, चीनी की जो मिले हैं वो किसकी हैं? या जरदारी साहब की हैं या शरीफ खानदान की हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो FIA का शुगर कमीशन था उसमें लिखा हुआ है कि 42% कम अज कम इमरान खान की तो नहीं है ना। हुकूमती लोग हैं जिनकी 21%, मैं जबानी बता देता हूँ, 21% जहांगीर तरीन के शेयर है टोटल प्रोडक्शन का, 12% है तो जहांगीर तरीन किधर खड़ा है? 6% है ये हुमायूं खान वगैरह के 6% है, जो जहांगीर खान तरीन साहब के कजन है शमीम खान वगैरह उनके। तो बाकी तो तरीन साहब आप बताएं ना किधर खड़े हैं? वो अपोजिशन की तरफ खड़े हैं। मैं देखो तरीन का आपको नहीं पता कहाँ पे खड़ा है, इसी वजह से जो इख्तिलाफात आए तो वो क्या वजह थी आपके इल्म में? अगर आप बिल्कुल भोले बन जाए तो अलग बात है। मैंने कहा कि हम कोई आंखें नहीं चुरा रहे, हमें मालूम है कि बहुत सारी चीजें पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने से
बिल्कुल, उससे इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ आएगा। इंटरनेशनली आप क्या करें, आपके पास या तो आपको ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री तो है नहीं, बिल्कुल सही है, आप चले ठीक है। एक्सपोर्ट करते हैं ना, दोबारा तो आते हैं, देखिए दोबारा आपकी तरफ मैं आता हूँ जी, आपकी इजाजत से नियाज साहब। बैराबंद तंगी साहब, आप साइकिल पर पहुंच गए, गाड़ी शाड़ी बेच दी है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, सबसे पहले मैं साइकिल की बात भी बताना चाहता हूं, लेकिन अमजद साहब ने आज जो बेबसी के साथ आपके सवालात के जवाब दिए उस पर भी मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, मेरे साइकिल पे पार्लियामान आना मेरा एक मैसेज था इस नालायक वज़ीर-ए-आज़म को और उसकी टीम को कि आज आपने रात के अंधेरे में 3 चीज़ें करते हैं कि रात के अंधेरे में या ऑर्डिनेंस आता है, रात के अंधेरे में आप सेशन बुलाते हैं और रात के अंधेरे में आप आवाम पे पेट्रोल बम गिराते हैं। तो मेरा जो मैसेज था आज साइकिल पे पार्लियामान आना कि आज मेरे जैसा पार्लियामेंटेरियन जो हम सेल्फ मेड लोग हैं, हम मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और इसी तरह बहुत ज़्यादा सीनेटर्स मेरे साथ हैं कि वो मुश्किल से दो चार है, हम पेट्रोल नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर अगर इस तनाजुर में हम देखते हैं जिनके 5-6 बच्चे वालिदैन होते हैं, वो दिहाड़ी वाला है, वो डेली वेजेस वाला है, या वो स्कूल का क्लर्क क्लास 4 या टीचर है, तो वो क्या करते हैं? न्याजी साहब को तो पता होगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के साफ बात नहीं करते हैं। लेकिन हम अवामी लोग हैं, मेरा 41 ईयर्स पॉलिटिकल कैरियर है। बिलियो में शाहिद साहब, खुदा की कसम कि मेरे मोहल्ले में मेरे गांव अपने बच्चों को 2 वक्त रोटी नहीं दे सकते हैं। ऐसे खवातीन आते हमारे घर पे, ऐसे लोग आते हैं कि हम जब वो रोना शुरू करते तो हमारा दिल फट जाता है। ऐसे सुपरपोश लोग के वो बहुत अच्छे फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए वो ना भीख मांग सकते हैं, न किसी के सामने हाथ फैला सकते हैं, लेकिन वो आके हमारे कान में कुछ कहते हैं कि ये कितने मुश्किल में है। लेकिन आज आपने जो कुछ पूछा अमजद भाई से, वो ऐसा लग रहा था, एक बेबस आदमी लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये हुकूमत के नुमाइंदे है, इसकी हुकूमत है। इसकी लीडर ने कमिटमेंट किया था कि मुझे 3 महीने दे दी, मेरी हुकूमत के 3 महीने बाद मैं एक रिवॉल्यूशन लाऊंगा। लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल इशू है, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ही कीमतें बढ़ रही हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान कोई आसमान पर तो नहीं है जो कीमतें नहीं बढ़ेंगी पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बढ़ जाएंगी। तो क्या शाहिद साहब ये पाकिस्तान उस वक्त जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी या पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो इनके वो फुटेज निकाल दे, वो तकारीर निकाल दे कि इसने ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन क्या कहा था। इनका पॉलिटिकल विजन नहीं था कि ये इसने कौम के थे कि मेरी हुकूमत के दूसरे दिन बाद पेट्रोल की कीमत, डॉलर की कीमत, गैस की कीमत कम करूंगा, और उसने पेट्रोल की कीमत, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा आता हूं बैराबंद तंगी साहब आपके पास। डॉक्टर निसार चीमा साहब, बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर निसार चीमा साहब, ये इंटरनेशनल इशू है इन्फ्लेशन का या गवर्नेंस के इश्यूज हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई है? जी, गुजारिश ये है कि असल मसला जो है वो ये है कि ये मुल्क जो है बदकिस्मती से खिलाड़ियों और अनाड़ियों के हवाले कर दिया गया, जिनको मुल्क चलाने का, हुकूमत चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था। ये वो नालायक लोग हैं, ये वो टीम है जिसके पास ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई टीम है, ना विजन है, ना तजुर्बा है। इनसे और किस चीज की तवक्को आप कर सकते हैं? नालायक लोग हैं। और फिर ये है कि जो चंद एक लोग, हमें पता है कि इनकी सफों में संजीदा लोग कम ही हैं, कॉम्पिटेंट लोग कम हैं, लेकिन उनसे भी फायदा नहीं उठाते। यानी राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला असूल जो है कहीं कार फरमा नजर नहीं आता, कहीं इस असूल पे इन्होंने अमल नहीं किया। यही वजह है कि इन्होंने एक हंसता बसता चमल तबाह करके रख दिया, उजाड़ के रख दिया। आपको याद है कि 2018 में जब इनको हुकूमत हमने हैंड ओवर की, कोई चैलेंज नहीं था, कोई चैलेंज नहीं था। देखें, मईशत जो थी उस वक्त पूरे रीजन में सबसे तेजी से ग्रो करती हुई मईशत थी, और उस वक्त जीडीपी ग्रोथ 5.8 पे थी। इन्फ्लेशन जो है बहुत निचले लेवल पे थी, 4 पे थी, जो 3 गुना हो चुकी है। हर चीज की कीमत को आग लग गई। देखिए, आप अंदाजा करें कि चीनी जो थी हमारे दौर में, हमने जब हुकूमत इनको हैंड ओवर की 55 रुपये फी किलो थी। आज अंदाजा करें
کہ یہ ان کے ریلیف پیکج کے بعد اور وزیر اعظم کی یقین دہانیوں کے بعد اب یہ 140 سے تجاوز کر گئی, 160 روپے سے بھی بڑھ گئی ہے جی. اندازہ کریں, اندازہ کر لیں کہ یہ ہے ان کا حال. اور جو پیکج انہوں نے خیر سے اعلان کیا ہے کہ 13 کروڑ افراد کے لیے 120 ارب روپے کا پیکج, وہ آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ 900-950 روپے فی کس آتا ہے. تو وہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج ہے. یہ تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج نہیں ہے بلکہ تاریخ کا سب سے بڑا. اچھا, یہ پیٹرول کی قیمتوں پر آپ کا انپٹ کیا ہے جی چیمہ صاحب؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ بھی انٹرنیشنلی فی بیرل قیمتیں بڑھ رہی ہیں, چونکہ اس کی پروڈکشن تھوڑی کم ہو رہی ہے لیکن ڈیمانڈ اس کی پیٹرول کی زیادہ ہے, چونکہ ایکٹیویٹی اکنامک شروع ہو گئی ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل یہ بھی فینومینا ہے, اسی وجہ سے بڑھ رہی ہیں قیمتیں. اندازہ کرنے کے لیے ان کو, یعنی یہ ادھر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے. انہوں نے تو دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ ان کی نالائکی ہے, بد انتظامی ہے. آپ یہ دیکھیں, اندازہ کریں کہ ڈی اے پی کھاد جو تھی ہمارے دور میں وہ 2-3 ہزار روپے فی بیگ فروخت ہو رہی تھی, آج اسی کی قیمت جو ہے 7,500 روپے تک جا پہنچی ہے اور مل نہیں رہی. یہ حالت ہے ان کی. بالکل ٹھیک ہے, چلیں ایک چھوٹا سا بریک اسی نوٹ پہ لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گا. اور خاص طور پر جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی 2 خاندانوں کے حوالے سے کہ اگر 2 خاندان پیسے واپس لے آئیں تو وہ قیمتیں عادی کر دیں گے, یہ جادو وہ کیسے کریں گے. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. امجد ریاض صاحب, یہ عمران خان صاحب نے نیا دعویٰ کیا ہے پرسوں, انہوں نے کہا ہے کہ 2 خاندان پیسے اپنے واپس پاکستان لے آئیں تو چیزیں وہ آدھی قیمت پر دینا شروع کر دیں گے. وہ ایسا کر سکتے ہیں, ایسا ممکن ہے؟ میتلا صاحب بالکل, اگر یہ نیلسن منڈیلا اور ہمارے جو بڑے لائق فائق ہیں جنہوں نے سوائے سر محل کے اور بڑے بڑے اپنے بزنس امپائر کھڑے کرنے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے, تو ان کے لیے بالکل ایک سنہری موقع ہے کہ وہ پاکستان میں کم از کم چلو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں, واپس آئیں اور کم از کم جو قوم کا اگر نہیں آتے چلو فرض کریں تو پیسے تو اپنے واپس بھیج دیں نا, تاکہ اس مشکل گھڑی میں جہاں پہ ہمارے ہاں تو وہ اتنے ڈھیر سارے پیسے ہوں گے کہ عوام کی مشکلات کم ہو جائیں گی, مہنگائی نیچے آ جائے گی. کیسے اتنے کتنے پیسے ہیں, کتنا تخمینہ آپ نے لگایا ہے ریاضی صاحب؟ دیکھیں, جب آپ 28,500 جو ہے ارب جو ہے وہ آپ قوم کے گلے میں چھوڑ کے جائیں گے, جب آپ 20 ارب ڈالر کا کرنٹ خسارہ چھوڑ کے جائیں گے, آپ تاریخ کا بدترین جو ہے وہ نظام چھوڑ کے جائیں گے, آپ ڈالر جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ تنخواہیں دینے کے لیے بھی آپ کے پاس نہ ہو, آپ پورا خزانہ جو آپ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس ریزروز جو تھے اس وقت 2018 میں کتنے تھے, تو یہ ساری چیزیں جب آپ چھوڑ کے جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ پھر اکانومی کہاں کھڑی ہوگی. اور پھر آپ کا جو فائنانس منسٹر ہے کم از کم وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہینڈ اوور کر کے جاتا, کوئی چارج دے کے جاتا, وہ اس کو معلوم تھا کہ میں نے کہاں کہاں جو ہے ڈائنامکس لگائے ہیں, کس کس وقت پھٹنے ہیں, اس لیے وہ ملک سے فرار ہو کے آج تک واپس ہی نہیں آیا. تو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ سارے کام آپ گورنمنٹ کے گلے میں ڈال کے چلے گئے, تو کم از کم اب اس کو اون کرنے سے بھی جو ان کی لیاقتیں ہیں کم از کم وہ تو ظاہر کریں نا کہ ہم یہ جو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے ان کا یہ صاحب یہ پیٹرول 8 روپے رات گئے آپ نے بڑھا دیا, ایک دن پہلے پیکج دیتے ہیں, دوسرے دن آپ پیٹرول بڑھا دیتے ہیں, آج بجلی کی قیمت بھی بڑھا دی ہے 1 روپے 68 پیسے. کیوں؟ اس سے تو تباہی ہو جائے گی. تو خدارا تو میں دیکھیں, یہ ان لوگوں نے جو آئی پی پیز کے ساتھ اتنے مہنگے معاہدے کر کے چھوڑ کے گئے کہ جی آپ بجلی کنزیوم کریں نہ کریں آپ نے یہ بل دینا ہے. اگر یہ بڑے نہ انہوں نے بڑے ڈیمز کو بنائے کہ آپ کے پاس واٹر سٹوریج ہوتے, سستی بجلی ہوتی. تو یہ عمران خان صاحب تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ 3 ڈیم انہوں نے بنائے ہیں. دیکھیے, آپ کے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کام شروع ہو چکا ہے, تو تھوڑا سا وقت تو لگے گا آپ کو. کن فیکون کی طاقت تو اللہ کی ذات کے پاس ہے نا. ہم تو جو ڈے اینڈ نائٹ جو کام کر رہے ہیں
تو اس کے ثمرات آئیں گے ایک وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ ٹائم تو آپ کو چاہیے نا چیزیں کتنا اور ٹائم چاہیے آپ کو؟ 3 سال تو ہو گئے ہیں، بلکہ 3.5 سال ہو گئے، اور کتنا ٹائم؟ لوگوں نے مجھے یہ بتا دیں کہ ان لوگوں نے کتنے عرصہ حکومتیں کی، اور مجھے کوئی ایک ادارہ بتا دے کہ جو بہت ہی بڑی پوزیشن پہ تھا اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ڈکلائن میں لے کے گئے. کوئی ایک ادارہ مجھے کوئی بتا دے. بالکل صحیح ہے. میں تو دیکھیں اس حالات میں پھر بھی آپ یہ تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے دوست ممالک ہیں، سعودیہ ہے، ایمریٹس ہے، چائنا اگر سہارا نہ دیتے یہ تو ملک کا دیوالیہ نکال کے گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہرامند تنگی صاحب، آپ نے 2018 سے 13 تک حکومت کی اور پھر نون لیگ کی حکومت آئی. آپ دونوں حکومتوں نے ستیہ ناش کر دیا پاکستان کا، دیوالیہ کر کے گئے، جس کی وجہ سے آنے والی حکومت کو مشکلات کا سامنا رہا، اور آج تک وہ مشکلات کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں. شاہد صاحب، پاکستان کے 22 کروڑ عوام او ستیہ ناز ملک چاہتے ہیں واپس. او ستیہ ناز ملک میں 400 روپے 20 kg جو تیل آتا آٹے کا ہوتا آج 1450 روپے کا ہے. اس وقت چینی کی قیمت تھی 45-50 روپے، آج 170-160 روپے کی ہے. اس وقت پیٹرول کی قیمت 65 سے لے کے 100 روپے کے درمیان تھے، آج 145 روپے پہ ہے. پاکستان کی 22 کروڑ عوام و ستیہ ناز ملک واپس چاہتے اس نالائق وزیر اعظم سے. اس نالائق وزیر اعظم نے اگر پیسے مانگنے ہیں دو فیملی سے تو سب سے پہلے علیمہ باجی سے اربوں روپے جس کو ایم ایس سی ٹی اسکیم دیا تھا اس سے اربوں روپے واپس مانگے. اس اے ٹی ایم مشین سے پیسے لے جس نے اس کو اپنی جاز بھر بھر کی پارٹی بنائی، اور پھر جاز بھر بھر کے آزادی پیے، آزادی ملے، جن کو اس نے نوسرباز کہی تھی اس کی حکومت بنائی، ان سے لے لے. آپ کی ایک طرف اور دوسری طرف پنجاب کے جو بڑے بڑے ڈاکو بیٹھے ہیں ان سے پیسے لے لیں. آپ اگر ہاتھ ملاتے ہیں تو ان سے ہاتھ نہ ملائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو نالائق وزیر اعظم ہے، آج میں امجد کی بات جو سن رہا ہوں، آج تو کم از کم میں پی ٹی آئی کے کسی بھی بندے کو یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ ٹاک شو پہ آ جائیں، اس لیے کہ آج پورا دن آج پاکستان کی 22 کروڑ عوام روتے ہیں. آپ جائیں مارکیٹ میں، آپ عوام سے پوچھ لیں، وہ روتے ہیں، خواتین روتی ہیں، بوڑھے افراد روتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں اس حکومت کو. لیکن آج بھی کہہ رہے امجد کہ یہ پرانے لوگوں کی وجہ سے، سر محل کی وجہ سے، زرداری صاحب کی وجہ سے. خدا کا خوف کریں، آپ کا 4تھا سال حکومت کا شروع ہے. جس وزیر اعظم نے 3 مہینے 6 مہینے 10 مہینے اور 2 سال مانگے تھے، آج 4تھا سال شروع ہے، جو کہ آپ نے پاکستان کی اکانومی کا، گورننس کا اور فورن پالیسی کا بیڑا غرق کیا. آپ نے پاکستان کے غریب عوام سے 2 وقت کا نوالہ چھین لیا. آج پاکستان کے غریب عوام اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے ہیں، اور آپ ابھی بھی بہت ریلیکس ہیں. لوگ آپ پہ ہنستے ہیں، لوگ آپ کو بد دعائیں دیتے ہیں. کیا کیا آپ نے پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ؟ غریب عوام بھوکے مرتے ہیں. آپ کی کرپشن کا بازار گرم ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن آپ کی حکومت میں ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے ہی کرپٹ ہیں. اربوں روپے کے کیسز تو آپ کی پارٹی کے رہنماؤں پر ہیں. تو کرے نا، آپ یہ حکومت میں ہے نا. اس نے تو کہا تھا کہ میں لوں گا، میں جیلوں میں ڈالوں گا، میں قوم کی پیسے نکالوں گا. تو کرے نا، 4تھا سال ہے نا، کس نے منع کیا اس کو؟ لیکن علیمہ باجی کہاں بیٹھی ہیں؟ اے ٹی ایم مشین کہاں بیٹھا ہے؟ حسن بختیار اور چودھری کہاں بیٹھے ہیں؟ جس نے اس کو ڈاکو چور کہی تھی. بالکل صحیح، ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کے بعد مجھ سے پوچھا جائے کہ ملک میں غربت کم کیوں نہیں ہوئی، 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آیا ہوں. دیکھیے مطلب میری گزارش یہ ہے کہ آپ بھی مجھ سے اتفاق فرمائیں گے اور محترم یاری صاحب بھی اتفاق فرمائیں گے کہ کسی بھی شخص کی، کوئی سربراہ کی، خواہ وہ کسی ادارے کا سربراہ ہو، کسی صوبے کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی شعبے کا ہو، اس کی پرفارمنس کا جو کم از کم معیار ہے، منیمم پرفارمنس کی انڈیکیٹر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس حالت میں آپ کو وہ ادارہ، وہ صوبہ یا وہ ملک ملے، اس سے بہتر حالت میں چھوڑ کے جائیں. دیکھیے جس طرح میں نے گزارش کی ہے تو وہ نالائق لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ٹیم ہے، نہ تجربہ ہے، نہ ویژن ہے، نہ اہلیت ہے.
इनसे तो किसी खैर की तवक्को नहीं है, ये कदम तवक्को नहीं है कि ये कोई उस मुल्क से को वफा करेंगे जिस मुल्क की हुक्मरानी इनको मिली है, और उस मुल्क को उस हालत से बेहतर हालत में छोड़ के जाएंगे जिस हालत में इनको हालत मिली थी, मुल्क ये मिला था 2018 में। लेकिन हम कम से कम इनसे ये जरूर कहेंगे कि आपको भाई ये जिस हालत में मिला था मुल्क 2018 में, आप कम से कम उसी हालत में पुराना पाकिस्तान लौटा दें। हम बाज आए इस नए पाकिस्तान से, नए पाकिस्तान का नाम लेते हुए पूरी कौम कानों को अब हाथ लगाने पे मजबूर है। हम चाहते हैं कि जिस लेवल पे, जिस सतह पे कीमतें आपको मिली थी उस वक्त 2018 में, अशाए खुर्दनोश की कीमतें, गैस बिजली पेट्रोल की कीमतें, डॉलर की कीमत, पाकिस्तानी करेंसी की कदर, आप वो मेहरबानी करके वो लौटा दें। हम वो समझेंगे कह कि रहे आप हैं, कामयाब बिल्कुल सही है, वो कह रहे हैं कि आप भी पाकिस्तान का पैसा लौटाएं जो आप दोनों खानदान बाहर लेकर गए हैं। अंदाजा कर लें कि ये जो ये है वो उजरे गुना बदतर अज गुना। आप मुझे बताइए कि ये झूठे इल्जाम पे इन्होंने नया रिकॉर्ड कायम किया, ये है कि ये साबित करें किसी कोर्ट में, अगर ये कि आज तक साबित हुआ है तो वो तो ये है कि मोहतरमा अलीमा बाजी का ही साबित हुआ है, बाकी किसी का ये कहाँ साबित हुआ है मुझे बताइए। जिसको रेगुलराइज किया गया उसके ये है कि वो मशीनों से जो पैदा होने वाली जो अरबों रुपए की नहीं, एमनेस्टी स्कीम में उन्होंने किया है रेगुलराइज, वो तो रेगुलराइज हो गई। बनी गाला का घर रेगुलराइज हो गया, यानी हजार लोगों के घर से वो उनके सर से छत छीन ली गई, लेकिन यह है कि बनी गाला का घर जो था वो रेगुलराइज हो गया कि जितने पैसे दे रेगुलराइज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है कि मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि देखें ये कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में किसी ये है कि अपोजिशन के लीडर को किसको ये साबित कर सके कि ये मुजरिम है, किसने दौलत बाहर लेके कौन गया है। ये झूठे इल्जाम लगाने से कौम मान जाएगी, ये चूरन अब नहीं बिकता, कौम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत से इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अमजद याजी साहब से पूछेंगे कि भाई अपोजिशन के किस रहनुमा पर कोई भी करप्शन का चार्ज साबित हुआ है अभी तक। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बहरामंद तगी साहब किसको कह रहे हैं इमरान खान साहब के 5 साल का मैंडेट मिला है, मुझे 5 साल के बाद मुझसे बात की जाए, आपको बताया जा रहा है या रावलपिंडी में लोगों को बताया जा रहा है? देखिए मैं जो बार बार शायद साहब बता रहा हूं कि जब इसकी हुकूमत बनी तो इमरान ने कहा था कि मैं 3 महीने ही मैं पाकिस्तान का नक्शा बदल दूंगा, और मेरे पास टीम है, मेरे पास इंटेलेक्चुअल है, मेरे पास असद उमर है। इसने 3 महीने मांगे थे तो मेरे लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खड़े होकर कहा कि नो डाउट दैट यू आर द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बट आप 5 साल पूरे करें, आप आगे बढ़े, अच्छी कानून साजी ले आए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, इस पार्लियामान को बेतौकीर न करें, आप पार्लियामान को ताकत दे, अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले और इश्यूज पे बात करें, इंटरनेशनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए अपोजिशन को साथ मिलाए, हम आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन इसने फिर 6 महीने मांगे और फिर 10 महीने और फिर 2 साल। तो हमने तो उसी वक्त कहा था कि आप 5 साल के प्राइम मिनिस्टर है। अभी इनको होश आ गया, लेकिन 3 साल के बाद उस दिन ये खड़ा हुआ और इस प्राइम मिनिस्टर कहा कि न मुझे मईशत का पता है, न मेरे पास टीम है, न मैंने तैयारी की है। तो 3 साल के बाद तो उनको मईशत का पता ही नहीं है, तो फिर 2 साल में हम इनसे क्या तवक्को रखें कि 5 साल पूरे होने के बाद आप 5 साल हम आपको दे रहे कि आप पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करें। बिल्कुल सही है, तो आप इनको 5 साल नहीं देंगे? मैं आज भी चाहता हूं कि ये इस्तीफा दे दे और इस मुल्क पे रहम करे। बिल्कुल सही है। आज और बिलावल और शहबाज शरीफ साहब का आज जो कांटेक्ट हुआ है वो इसी सिलसिले में हुआ है कि सड़कों पर निकला जाए महंगाई के खिलाफ और वजीर आजम साहब से इस्तीफा लिया जाए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो रोड पे है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 1 महीने से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हिदायत पे हम महंगाई के खिलाफ हैं, हम अवाम के साथ हैं, हम समझते हैं कि अपोजिशन निकले और वो इस मुल्क के लिए अवाम का साथ दे। बिल्कुल सही है। अमजद याद साहब, एक तो वो पहली बात का जवाब दे दीजिए और दूसरा ये बार बार जो बात की जा रही है कि 5 साल का मैंडेट लेकर आया हूं, क्या खतरा पड़ गया है, क्या डर पड़ गया है वजीर आजम को? अब मितला, एक बात तो ये है कि ये जो इलेक्टेड अपने आप को समझते हैं, मुझे तो आज भी डैडी डैडी की आवाजें जो है मेरे कान में गूंजती हैं। वो भी जरा वजाहत बता देना कि डैडी डैडी कौन कहा करता था। और
بہت ساری حقائق ہیں، کبھی 1 to 1 بیٹھیں گے تو بڑے تلخ حقائق ہیں یہ ہمیشہ. اور ایک بڑے مشہور مفکر نے کہا تھا کہ یہ مسلم لیگ کا جو نام لیتے ہیں نا، یہ چور دروازے سے داخل ہوتی ہے اور دلہن بن کے نکلتی ہے. تو وہ کہاں سے بن کے نلتی؟ یہ سارے گیٹ نمبر 5 کے جو پیداوار ہیں، 4 نمبر جو شیخ رشید کے مطابق 4 نمبر گیٹ، چار وہ ایک ہی بات ہے، 4 ہو یا 5 ہو، گیٹ تو ایک ہی ہے نا، جس سے یہ پچھلے دروازے سے داخل ہو کے دلہن بن کے نکلتے رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے. تو یہ تو علاج کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی اسی گیٹ کی پیداوار ہے. 22 سال اللہ کا شکر ہے کہ میرا لیڈر جو ہے وہ 22 سال اس نے جدوجہد کی ہے، تھرو پروسیس آیا ہے. ان کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اور عوام کی طاقت کے ساتھ ہیں. بالکل صحیح. اچھا نیاز صاحب، یہ جاتے جاتے بتائیے، یہ شوگر ملز والے بات حکومت کی کیوں نہیں سنتے؟ ایک اور دوسرا، دیکھیں شوگر انڈسٹری ایسی انڈسٹری ہے پاکستان میں جو اوور ایمفاسائزڈ ہے لیجسلیشن کے اعتبار سے، کہ اوور لیپنگ ہوئی ہے لیجسلیشن کی. تو آپ اس کو ڈی ریگولیٹ کیوں نہیں کرتے کہ کوئی بھی آدمی کہیں پر بھی شوگر مل لگا سکتا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں؟ یہاں تو چینی جو ہے سڑکوں پر آپ کو گری ہوئی ملے گی. متلا صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جب بھی گورنمنٹ نے سٹیپس اٹھائے ہیں تو یہ کورٹ میں سٹے لے کے آ گئے ہیں گورنمنٹ نے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب ایکشن لیا تو کئی ملوں کے اوپر جو چھاپے پڑے، 40 ارب روپے کا جرمانہ ہوا، 2 ملیں سیل ہوئی. اب جا کے جب وہ عدالت سے سٹے لے کے آ جاتے ہیں تو عدالت کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ قوم کا، یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کی جو ہے نا وہ خون چوسنے والی چونکے ہیں. بالکل ٹھیک ہو تو ان کے خلاف جو ایکشن گورنمنٹ لے رہی ہے تو ان کے خلاف ایکشن جاری رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. امجد نیازی صاحب، بہرام تنگی صاحب، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، تینوں کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.